Hello students, good morning. Today in our ninth math class, worksheet number 49 and today's topic is representation of data. Here students, इस समय हम NCERT के 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वर्कशीट को कर रहे हैं। इस वर्कशीट के जो भी क्वेश्चन है वो स्टैट से रिलेटेड हैं और यहाँ पर आज हम डेटा रिप्रेजेंट करने के वे को सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा जनरली हमारे पास जब कोई डेटा आता है तो एक रा डेटा होता है। जैसे कि हम ये पता करें कि हमारे क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है या सारे स्टूडेंट्स की हाइट हमने रोल नंबर वाइज अगर हमने नोट करना चाहा तो ऐसे मान लो कि किसी की 130, 160, 145, 120, 161, 167, 135 इस टाइप से मान लो जैसे हम डेटा लिख रहे हैं रोल नंबर वाइज, तो ये जो डेटा होता है हमारा रा डेटा कहलाता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली रा डेटा से हमारा हम उस डेटा से अगर कुछ हम जानकारियाँ लेना चाह रहे हैं तो वो स्पष्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो इन डेटास को जब हम कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं या इनको हम कुछ प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं तो उससे हमें सीधे सीधे जानकारियाँ दिख जाती हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए होती हैं। तो आज हम इन्हीं रा डेटाज को अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल है मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑब्टेन्ड इन टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स एज गिवन बिलो। यहाँ देखो किसी 9th क्लास के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये देखना, 39, 25, 5, 33, 19, ये इस टाइप से ये यहाँ तक टोटल 21 तक। ठीक है, ये 30 बच्चों के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे गिवन है। ओके, चिल्ड्रेन you may face some difficulty in drawing some conclusion such as finding highest and lowest mark। अब हमें अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क देखना हो तो पूरे डेटा को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पूरे डेटा को हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हाईएस्ट है और कहाँ पे लोवेस्ट है। बेटा ये 30 स्टूडेंट्स का है, थोड़ा सा आपके लिए आसान भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो 100 स्टूडेंट्स का हो तो एक एक डेटा को रीड करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा और थोड़ा हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि by looking at the data above, therefore only by collection of data is purposeful utilization is not confirmed। मतलब अगर हम डेटा का केवल कलेक्शन कर लें तो उसका हम पर्पसफुल यूटिलाइज उसे नहीं कर सकते, है ना। तो डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ उसको प्रॉपर अरेंजिंग भी जरूरी होती है। ठीक है, द एबो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द रा डेटा। तो ये जो इस टाइप का कलेक्शन है डेटा का उसको हम रा डेटा कहते हैं। ओके, in order to draw meaningful information from the data is needs to be arranged systematically। ठीक है, अगर हमें यूजफुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस डेटा को अरेंजफुल या सिस्टमेटिकली अरेंज करना होगा। ओके, वी वांट टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म विच इज मीनिंगफुल, easily understood and gives in main features at a glance। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि हम डेटा को डिफरेंट वेज में कैसे प्रेजेंट करेंगे जिससे कि वो हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इट बिकम्स इजी टू ड्रॉ सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा गिवन अबव मार्क्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट इफ वी अरेंज इट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर इट कैन बी रिटन एज। अब अगर डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, जो सबसे स्मॉल नंबर था वो सबसे पहले आया, जो सबसे बिग नंबर था सबसे बाद में आया, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, स्मॉल टू बिग दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अब यहाँ से देखो, हम अगर पूछना हो कि सबसे कम नंबर कितना है 2, सबसे ज़्यादा नंबर कितना है तो यहाँ से हम कह सकते हैं 41। ओके, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास आ गया
और एक होता है बेटा रेंज, रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब देखो आप बड़े आसानी से रेंज यहाँ फाइंड कर लोगे अगर इस वे में लिखा हुआ है डेटा। तो 41 माइनस 2 दैट इज 39 इज द रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारा 39 आ गया। ओके, फॉर बेटर स्टैंडिंग एंड ड्रॉ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, ये तो हमारा एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है ना। तो यहाँ से हमें केवल मैक्सिमम और मिनिमम का पता हो गया, रेंज का पता हो गया। लेकिन अगर और मीनिंगफुल इस डेटा को बनाना हो, ठीक है, तो इसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाएंगे। ठीक है, अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं ये देखिए। इसको बनाने के लिए हम टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं। और इफ़ देर आर 4 टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 और 5 लिखने के लिए हम ऐसे डायगोनल बना देते हैं। ठीक, 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 13 14 15, ये हमारा टैली मार्क्स होता है। ठीक है, टैली मार्क्स में 2 शो करना हो तो दिस इज, 3 शो करना हो दिस इज 3। ठीक है, और अगर हमें 4 शो करना हो 1 2 3 4, ये टैली मार्क्स हो गए। 5 के लिए, 5 के लिए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, तो ऐसे हमारा टैली मार्क्स बनता है। तो अब देखो हम डेटा को अरेंज करना सीखेंगे इसी क्वेश्चन के डेटा को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक साइड, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, मार्क्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के स्टूडेंट कितने थे, 2 हमारे, आप देखिएगा उस डेटा में। तो 2 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ये टैली मार्क्स बना 2 है ना, और यहाँ पे 2 लिख दिया। 5 मार्क्स पाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, तो ये 2 एंड दिस। ओके, 12 मार्क्स पाने वाले हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, तो ये, ठीक है, और 17 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 और ये 3 हो गया। 19 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट हैं, देखो टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गया। 21 के लिए भी 5 है। ओके, तो ये हमारा डेटा तैयार हो गया। और आप लास्ट में ये जरूर चेक करिएगा कि ये टोटल हमारा 30 आना चाहिए। दिस 30 मतलब इस क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ 30 आना चाहिए। ओके, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल होना आना चाहिए टोटलिंग करके, तो ये हमारा एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, ट्राई योर सेल्फ। आइए हम कुछ खुद से क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 8वीं क्लास के 30 बच्चों का जो ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया, हमें पता है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 30 बच्चों को रिकॉर्ड किया गया, आप देखिएगा ये रिकॉर्ड में ए बी ओ ए बी ओ, और ये ऐसे करके यहाँ दिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। तो बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहला कॉलम हमारा होगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। सेकंड टैली मार्क्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 टाइप के हैं, ए बी और ओ। ठीक है, अब आप देखना कि ब्लड ग्रुप ए वाले या ए कितनी बार आया है। तो आप ये देखोगे ब्लड ग्रुप ए टोटल 9 टाइम्स आया है, तो टैली मार्क्स इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ पे डाल देंगे हम 9। ब्लड ग्रुप बी, ये आप काउंट करना, बी जो है वो 6 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस 6, और यहाँ पे 6 डाल देंगे। ए बी हमारा 3 टाइम्स आया है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कर देंगे। और ओ हमारा आप देखोगे 12 टाइम है, काउंट करिएगा आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, और ये 12 हो गया। आप ये टोटल मैच करिएगा यहाँ पे, तो 9 6 15 3 18 एंड 12 30 स्टूडेंट्स है ना, तो टोटल हमारा 30 भी आना चाहिए। यहाँ पे नीचे आप लिखोगे टोटल 30। ठीक है, तो ये हमारा
पहले क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट हो गई। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 40 फैमिलीज। यहाँ पे 40 फैमिलीज की कुछ डेटा दी गई है। फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मतलब इन 40 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, हर फैमिली के पास कितने बच्चे हैं, उसका ये डेटा दिया गया है। ठीक है, किसी फैमिली में 1 तो किसी में 2 2 2 1 1 है ना। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन एवरी फैमिली ये गिवन है। ओके बेटा, तो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो जो क्या लिखना है सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए चिल्ड्रेन, ठीक है, या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए हम सब कर रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली यानी कितने फैमिली में। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ फैमिली। तो अब आप ये देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 0 चिल्ड्रेन, 1 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन, 3 और 4। ठीक है, इतने फैमिली के मतलब किसी फैमिली में। तो आप देखो 0 कितनी बार आया है, तो 0 आप काउंट करोगे वहाँ पर तो 5 टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। 1 आप काउंट करो तो 1 आपका ये इस क्वेश्चन में देखो 9 टाइम्स आया होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 9 डाल देंगे। उसके बाद 2 हमारा 15 टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 15 टाइम्स हो गया। 3 हमारा 5 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। ओके, एंड 4 हमारा 6 टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यानी 0 चिल्ड्रन की फैमिली 5, 1 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली हैं 9, 2 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिली है 15, 3 चिल्ड्रन वाले कितनी फैमिली है 5 और 4 चिल्ड्रन वाले कितनी फैमिली है 6। ओके, तो यहाँ से हमारे पास और आप इसको टोटल भी करके देखिएगा, 5 9 14 14 15 29 29 एंड 5 34 एंड 6, ये 40 हो भी रहा है ना। इसका मतलब हमारा जो डेटा या कैलकुलेट किया हमने वो सही है। आप इसको टोटलिंग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रही। अब यहाँ से अगर हमसे कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछे कि कितने चिल्ड्रन वाली फैमिली सबसे ज़्यादा है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पे कितने चिल्ड्रन वाली फैमिली सबसे ज़्यादा है, 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली या 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली सबसे ज़्यादा है 15। ठीक है, सबसे कम, तो अब सबसे कम में यहाँ पर एक तो 0 चिल्ड्रन वाली फैमिली हो रही है और 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन जाता है तो हम बड़े इजीली डेटा के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन कब सबसे कम है। ठीक है, या कौन सी फैमिली ज़्यादा बार आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे फिनिश होती है और इसके आप क्वेश्चंस को करिएगा और साथ ही साथ 14 चैप्टर जैसा कि मैंने बताया स्टैट्स चल रहा है, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा। और ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।